नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। ताजिकिस्तान में भूकंप के झटकों से दहली राजधानी, 24 घंटों में 2 बार हिली जमीन, लोगों में बढ़ी दहशत। कश्मीर में आगे बढ़ी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो एलजी मनोज सिन्हा बोले यहां सुरक्षा के सभी इंतजाम है पुख्ता। त्रिपुरा में भाजपा को मात देने को कट्टर विरोधियों ने मिलाई हाथ, संयुक्त रैली का ऐलान, बोले ममता के पास नहीं जाएंगे। काशी की गलियों में चाय की चुस्की लेते नजर आए जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ। एक झटके में डब्ल्यूएफआई को भंग नहीं किया जा सकता, क्यों अनुराग ठाकुर से मिलने नहीं आए पहलवान। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होते ही बिलबिलाया मक्की, बोला मैं तो उसामा से कभी मिला तक नहीं। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, प्रशासन इसे सुचारू रूप से संचालित करेगा। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सर्दी के मौसम की बारिश के बीच शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हटली मोड़ से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू की, जिसमें शिवसेना के संजय राउत सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी सफेद टी शर्ट पर काले रंग के बरसाती पहने नजर आए। यात्रा सुबह 7 बजे आरंभ होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण ये 1 घंटे 15 मिनट की देरी से शुरू हुई। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न होगी। यहाँ राहुल जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में राहुल के साथ पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष वकार रसूली बनी और उनके पूर्ववर्ती जी.ए. मीर सहित कई कांग्रेस नेता नजर आए। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पूर्व कट्टर प्रतिद्वंदी कांग्रेस और वाम दलों ने गुरुवार को एकजुट होकर लड़ाई के लिए अपनी पहली बैठक की। बैठक में दोनों दलों ने राज्य में अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले 21 जनवरी को एक संयुक्त रैली की घोषणा की है। सीपीआईएम के सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद से मतदान की अनुमति नहीं दी। वो सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकतों से फैशीवादी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हैं। इस दौरान चौधरी ने आह्वान किया कि भाजपा से नाखुश चल रहे सभी लोग रैली में हिस्सा ले। चौधरी ने जोर देकर कहा कि रैली में किसी भी पार्टी का झंडा नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे 16 फरवरी को होने जा रहे चुनावों के लिए किसी भी गठबंधन के लिए तृणमूल कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि राज्य के जनजातीय क्षेत्र 7 जिला परिषद के सीटों पर कवीज पार्टी टिपरा मोथे के पास वामपंथी और कांग्रेस बातचीत के लिए पहुंचे थे, लेकिन अभी तक वार्ता से कुछ भी ठोस नहीं निकला है। आपको बता दें कि वामपंथी और कांग्रेस के बीच पहले
दौर की बातचीत में ज्यादातर संयुक्त मोर्चा बनाने के साथ साथ सीट आवंटन पर जोर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि अलग अलग सीट पर पार्टियों की मजबूती बंटवारे का फैसला करने का मानदंड होना चाहिए। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि वामपंथी और कांग्रेस के लिए एकजुट होकर लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि वे 25 साल से कट्टर प्रतिद्वंदी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे के तहत वाराणसी में है। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी चीफ बनारस की गलियों में पैदल घूमे और चाय की थड़ी पर रुककर चाय की चुस्की ली। इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और स्थानीय विधायक नीलकंठ तिवारी मौजूद रहे। बिना किसी प्रोटोकॉल के जेपी नड्डा और सीएम योगी ने बनारस के गली में खड़े होकर कुल्हड़ वाली चाय पी। साथ ही इस चाय को बाबा काल भैरव का प्रसाद भी बताया। दरअसल आपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी के बाद वो काशी के कोतवाल काल भैरव के मंदिर पहुंचे। मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन के बाद वो जब बाहर निकले तो काल भैरव गली में घूमते वक्त वो बटुक यादव की चाय की दुकान पर रुके और फिर चाय की चुस्की ली। इस दौरान गली में उन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई। लोग अपने मोबाइल में उनकी तस्वीरें भी कैद करते हुए नजर आए। शीर्ष भारतीय पहलवानों से मिलने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सुबह से अपने आवास पर हैं, लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। समस्या को हल करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की, जिसमें जी साई भी मौजूद थे। वहीं सूत्र से पता चल रहा है कि पहलवानों को मिलने आना था, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। उनकी जो मांग है वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब तक खेल मंत्रालय की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए हैं उनके रेसलर्स ने मानने से उन्हें इनकार कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुराग ठाकुर ने अपने सभी प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। अनुराग ठाकुर के आवास पर खेल मंत्रालय के अधिकारी कई घंटे रहे, लेकिन कोई खिलाड़ी मिलने नहीं पहुंचा। जबकि गुरुवार रात को तय हुआ था कि सुबह मीटिंग उनके आवास पर ही होगी। 19 जनवरी की रात हुई बैठक बेनतीजे रहे थे, क्योंकि नाराजगी पहलवानों ने सरकार के भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI को तुरंत भंग करने की अपनी मांग से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और पहलवानों के बीच बैठक देर रात तक 4 घंटे से ज्यादा चली, जिसमें मसला सुलझने के लिए कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। ये भी बात सामने आ रही है कि क्योंकि कुश्ती महासंघ एक चुना हुआ संगठन है, जिसे मंत्रालय द्वारा एक झटके में नहीं हटाया जा सकता। पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की ने लाहौर के कोट लखपत जेल से एक वीडियो जारी किया है। मक्की ने इस वीडियो में कहा, मेरा मानना है कि मेरी लिस्टिंग का आधार भारत सरकार की गलत सूचना पर आधारित है। मैं ओबामा बिन लादेन, अयमान अल जवाहिरो या अब्दुल्ला अजाम से कभी नहीं मिला, लेकिन कुछ प्रचार रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है। मक्की ने अल कायदा के विचारों और कार्यों को भी निंदा की और कहा कि अल कायदा जिस चीज में विश्वास करता है, मैं उसके बिल्कुल विपरीत हूं। उन्होंने यूएनएससी से के फैसले पर खेद जताते हुए कहा, इन लिस्टिंग के संबंध में ना तो कोई उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और ना ही जानकारी दी गई है। विशेष रूप से मक्की सहित पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने के लिए भारत के
अथक प्रयासों को अंततः वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में भूकंप के झटकों ने लोगों के दिलों को दहला दिया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के हवाले से बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता का भूकंप मापा गया था। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वहीं बीते एक महीने में 30 और पिछले एक साल में कजाकिस्तान ने 200 से भूकंप के झटकों को सहा है। भूकंप के कारण इस पर्वतीय देश में अक्सर जान माल की खराबी आती रहती है। पिछले वर्ष पूर्वी ताजिकिस्तान में भूकंप के बाद कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई थी। रस्त जिले से 27 किलोमीटर पूर्व में 5.9 तीव्रता के भूकंप ने कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया था। भूकंप के केंद्र से लगभग 165 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में राजधानी दुष्यंत में भी झटके महसूस किए गए थे। भारत या रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर और मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने पूरी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकारी खजाने के लिए घातक बताया है। राजन ने राज्यों के चेताते हुए कहा कि इस योजना को इसके कारण उत्पन्न हो रही भारी देनदारियों की वजह से ही बंद किया गया था। ओपीएस से भले ही एक बार सरकारी खर्च में कमी आएगी, लेकिन भविष्य के लिए देनदारी बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। वही कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना की हिमायत कर रही है। कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना को फिर लागू कर दिया है। दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने गए रघुराम राजन ने एक ऑनलाइन पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन सिस्टम हर लिहाज से सही है। पुरानी पेंशन योजना में कई खामियां हैं। जो भी राज्य पुरानी पेंशन योजना को अपना रहे हैं उनको आगे आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजन ने कहा कि सरकारों के लिए ऐसी योजनाओं को अपनाना आसान है जिनके त्वरित लाभ मिल रहे हों, लेकिन देनदारियों की तरफ अभी नहीं देखा जा रहा है, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। डब्ल्यूएफआई यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद देश के शीर्ष पहलवान सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक और रवि दहिया समेत देश के दिग्गज पहलवान खेल मंत्रालय से डब्ल्यूएफआई यानी भारतीय कुश्ती महासंघ को तुरंत भंग किए जाने और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस बीच पहलवानों की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से गुरुवार को बातचीत भी हुई, मगर बैठक बेनतीजा निकला। मानना जा रहा है कि आज भी पहलवानों की खेल मंत्री संग बातचीत होगी। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह आज दोपहर यानी कि शुक्रवार 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। तो चलिए पहलवान अभी भी जुटे हुए हैं वहीं पे और 4 बजे करीब एक फैसला हो सकता है आज।
साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित साहित्य मंच कार्यक्रम में प्रख्यात कथाकार शैलेश मटियानी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। वरिष्ठ लेखक प्रकाश मनु ने शैलेश मटियानी को 20वीं सदी के दिग्गज कथाकार के रूप में याद करते हुए कहा कि उनकी कहानियां लोक संस्कृति के गर्व से जन्म लेती है और ऊपर उठते उठते वे वहां जहां उनमें शास्त्रीय रागों जैसा कई गहरा आलाप सा सुनाई देता है। मटियानी जी के साथ लिए गए अपने विस्तृत साक्षात्कार जो उन्होंने उनकी बीमारी के दौरान गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल में किया था, उल्लेख करते हुए प्रकाश मनु ने बताया कि एक हृदय विदारक घटना सहने के बावजूद भी वे सजग और सहज रहते थे। प्रसिद्ध कथाकार प्रकाश मनु ने कहा कि शैलेश मटियानी अपनी जिद में जीने वाले स्वाभिमानी लेखक थे और किसी बड़े से बड़े आलोचक क्या नहीं दिया। उन्होंने नागार्जुन के उस कथन को भी साझा किया जिसमें उन्होंने शैलेश मटियानी को हिंद कहानी का गोल्की कहा था और आगे ये भी जोड़ा कि उनकी कहानियों में इतनोत चेखब का प्रतिध्वनि और प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र यादव ने मटियानी को पहले आंचलिक कथाकार के रूप में पहचाना था। सुपरिचित कथाकार हरिसुमन विष्ट ने शैलेश मटियानी के साथ बिताए गए समय को अपने व्यक्तिगत संस्करणों द्वारा साझा करते हुए कहा कि उनके साथ हिंदी आलोचकों ने भेदभाव किया और एक बड़े कथा लेखक को अनदेखा कर दिया गया। वे सहज, सरल और अपने असाधारण विचारों के कारण ही बड़े रचनाकार थे। यूपी के देवरिया जिले की लार पुलिस ने शराब तस्करी के अनोखे तरीकों का खुलासा करते हुए लाखों की शराब बरामद की है। अल्लू अर्जुन के फिल्म पुष्पा की तर्ज पर यहाँ यूपी से ड्राई टेस्ट बिहार से शराब की सप्लाई की जा रही थी। वहीं हालांकि आखिरकार पुलिस की मुस्तैदी की वजह से शातिर तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल बिहार राज्य की सीमा पर स्थित लार थाना क्षेत्र के महरौना चेक पोस्ट पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को एक मैजिक पर का सामान गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई तो पुलिस को कुछ शक हुआ। जांच पड़ताल में डाला के नीचे तक तहखाना मिला जिसमें 25 पेटी अवैध शराब रखी गई थी। यहाँ शराब देवरिया से बिहार राज्य में तस्करी की जाने वाली थी, लेकिन पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने इस मामले में बिहार राज्य के रहने वाले संतोष महातो को अरेस्ट भी किया है। लाखों की अवैध शराब के साथ गाड़ी को भी सीज कर लिया गया है। इस अनोखी तस्करी का को देखकर पुलिस राजेश कुमार सोनकर ने बताया कि लार थाना क्षेत्र के महरौना चेक पोस्ट पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक मैजिक गाड़ी खेती के उपकरणों के साथ वहां पहुंची। शक होने पर जब पुलिस कर्मियों ने जांच की तो गाड़ी के डाले के नीचे तहखाना बना हुआ मिला जिसमें अवैध शराब भरा हुआ था। मामले में एक आरोपी को अरेस्ट करते हुए कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक युवक पर तलवार से हमला होने का मामला। हमले में युवक को चोटें आई हैं। वहीं युवक की शिकायत के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जनपद मथुरा के रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उस समय हड़कंप मच गया जब अमृतसर से नोएडा जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन के सामान्य कोच में चीख पुकार मचने लगी। यहाँ एक पगड़ी पहने
सिख ने एक युवक पर तलवार से हमला कर उसे लहलुहान कर दिया। पीड़ित पवन ने बताया कि आगरा से पहले एक सरदार सबसे ट्रेन में लड़ाई कर रहे थे। पवन ने कहा, वो मेरे से भी लड़ने लगे। वो मुझे तलवार दिखाने लगे। झगड़े के दौरान उन्होंने मेरे सिर पर तलवार मारी। बचने के लिए मैंने अपना हाथ आगे कर दिया, जिसके कारण मेरे हाथ में भी काफी चोटें आई हैं। मोहन सिंह पवन को सिगरेट पीने से मना कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस बीच पवन ने अपने साथियों को फोन कर सूचना दी। जैसे ही ट्रेन मथुरा पहुंची, इस दौरान मोहन सिंह ने अपनी तलवार से पवन पर हमला बोल दिया, जिसमें पवन के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल रेलवे पुलिस द्वारा मोहन सिंह को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में मां यमुना के दर्शन करने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना आते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वे पूजन कर यमुना जल से आचमन भी करते हैं। लेकिन इन दिनों यमुना के घाटों पर गंदगी का अंबार इस कदर है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु यमुना के जल से बचते हुए ही नजर आ रहे हैं। यमुना में विश्राम घाट से लेकर बंगाली घाट तक गंदगी इतनी हो गई है कि श्रद्धालुओं ने यमुना के जल की जगह घाटों पर ऊपर से ही पूजा की। अचानक स्वामी घाट और मसानी सीवेज पंपिंग स्टेशन से नलों की पानी ओवरफ्लो होने से गंदा पानी यमुना में सीधा जाता है। इसका असर यमुना के घाटों पर देखने को मिल रहा है। स्थानीय निवासी सर्वोत्तम चतुर्वेदी ने यमुना के घाटों पर लगी गंदगी के बारे में बताया। इन दिनों यमुना में बेहद गंदगी फैली हुई है। इन दिनों यमुना का जल आचमन करने लायक नहीं है और यमुना में गंदे पानी की वजह मछलियां भी मर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में होने वाले मेगा रैली में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान का मानना है कि सिद्धू समय से पहले 26 जनवरी को जेल से रिहा हो जाएंगे, जिसके चलते पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उसकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को निमंत्रण दिया है। नवजोत कौर सिद्धू बीते सोमवार को जालंधर जिले के खरल कला से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शाम के चरण में शामिल हुई थी। डॉक्टर सिद्धू के साथ यात्रा में बेटी ने कि नवजोत सिंह सिद्धू के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ अच्छे समीकरण है। पंजाब में कांग्रेस का ये पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम था जिसमें सिद्धू की पार्टी नेताओं ने कमी महसूस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा के दौरान होशियारपुर में सिद्धू पर पूछे गए सवालों के जवाब कहा था कि सभी को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी। गौरतलब है कि पंजाब में कांग्रेस को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके एक पूर्व सीएम सहित 6 पूर्व मंत्री भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले बादल ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से पटियाला सेंट्रल जेल में मुलाकात की थी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।